नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे महाद्वीपों का हम अध्ययन कर रहे थे, उसी में एक जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में है, एशिया महाद्वीप। आज हम एशिया महाद्वीप से बनने वाले सभी फैक्टों को इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने जो अन्य महाद्वीप थे सभी को पढ़ लिया। इसके बाद में एक और महाद्वीप है हमारे पास में, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप इसके बाद की क्लास में, और फिर उसके बाद में क्षेत्रफल में कौन से बड़े हैं और जनसंख्या में कौन से बड़े हैं उनको भी जानेंगे। इनके बनने के पीछे जो कारण रहे हैं उनको भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे किसको, एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सी नदियां प्रमुख देखने को मिलती हैं, कौन से पठार देखने को मिलते हैं, उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो एशिया महाद्वीप, इससे पहले हमने यूरोप महाद्वीप को पढ़ा था। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है। ये पर्वत श्रृंखला गुजरती है, इसे हम नाम दे देते हैं यूराल पर्वत। क्या नाम देते हैं? यूराल पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहीं से एक नदी गुजरती है, उसे हम यूराल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूराल नदी जो हमारी कैस्पियन सागर झील है वो भी यूरोप और एशिया को अलग करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम एशिया को देख लेते हैं कि एशिया की स्थिति कहाँ पर है और कौन से देश प्रमुख इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसा ये आपको मैप दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एशिया। क्या है? एशिया। सबसे पहले एशिया के भौगोलिक क्षेत्रफल को देख लेते हैं। तो हम बात करें उत्तर की, जो हमारा एशिया है उसके उत्तर में कौन सा क्या है, तो उत्तर में हमारा आर्कटिक महासागर है। एशिया उत्तर से किसकी तरफ, किससे ढका हुआ है, तो आर्कटिक महासागर से। इस वाले पार्ट की बात करते हैं यानी पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में विशाल प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। वहीं बात करें नीचे की, तो नीचे हमें यहाँ पर हिंद महासागर देखने को मिलता है। यहाँ बंगाल के नीचे यहाँ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, यहाँ अरब सागर देखने को मिलता है। भारत, श्रीलंका और भारत के मध्य हमें यहाँ पर मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ये है हमारी कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। इसके पीछे लगा भले से सागर है, लेकिन ये क्या है, झील है। क्या है? झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। हम जानेंगे कैस्पियन सागर किन देशों के मध्य स्थित है और कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, एशिया की। तो पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ कैस्पियन सागर है। ठीक है, और यहाँ पर से जो गुजर रहा है ये अमन और ओमान के बीच से ये भूमध्य सागर है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो चाइना है, चाइना के दक्षिण वाला किस नाम से जाना जाता है, साउथ चाइना सी, यानी दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, कि इसके अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो बात करें, सबसे पहले इसके अंदर आता है एक रसिया। रूस जो है वो किस में है, ये यूरोप में भी देखने को मिलता है और एशिया में भी देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे है मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया। ये वाला रूस, ये वाला मंगोलिया, ये चीन। ठीक है, कौन सा है ये? चीन। नीचे आते हैं तो ये है वियतनाम, ये है थाईलैंड। ठीक है, और नीचे आते हैं तो नीचे देखने को मिलता है हमें ये वाला क्षेत्र इंडोनेशिया। क्या नाम से? इंडोनेशिया। ये सुमात्रा है। ठीक है, और ये वाला जावा। ठीक है, आगे और देखें हम तो यहाँ पे हमें दो और देखने को मिलते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। बात करें हम कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो हमारे कौन से, रूस, चाइना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और जापान।
ये किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो पूर्वी एशिया में सम्मिलित किया जाता है। किसको? रूस, चाइना, हमारी उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और जापान को किसमें? पूर्व में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है। तो दक्षिण एशिया के अंदर आप देख सकते हो हमारे थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और म्यांमार, इनको शामिल किया जाता है किसमें? दक्षिणी एशिया में। पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो हमारे ईरान और ये वाला क्षेत्र कौन सा? जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और जो यूरोपीय टर्की, यूएसआई टर्की है, उसको भी सम्मिलित करते हैं किसमें? पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण एशिया में कौन से सम्मिलित किए जाते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये हमारा बांग्लादेश और इसके बाद में भूटान को सम्मिलित किया जाता है किसके अंदर? दक्षिणी एशिया के अंदर। बात करते हैं हम उत्तर पश्चिम में, तो ये हमारे कौन से वाले हैं? तो ये कजान, साइना, इनको किस में शामिल कर लेते हैं हम? तो इनको उत्तर पश्चिम में सम्मिलित किया जाता है। तो ये किसका मैप है? हमारा एशिया का। इसके अंदर कंट्री देख सकते हो आप, कजाकिस्तान है यहाँ पे। इंडिया से आप पहले लगती हुई कंट्रियाँ देखें, ठीक है। तो इंडिया से जो सबसे पास में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में है हमारा ईरान, ठीक है। यहाँ पे है हमारा ऊपर कजाकिस्तान, यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पर है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन सा वाला? तो ये ओरर है और यूरल है, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। बात करें तो इधर वाले क्षेत्र में ये मंगोलिया होएगा, चीन होएगा, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया देखने को मिलती है। यहाँ फिलीपींस है और ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो ये तो हमारा एशिया है। क्या है? एशिया महाद्वीप। अब बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर की। किसकी? कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अब किस किस देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये ईरान, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ये उज्बेकिस्तान की सीमा यहाँ से रह जाती है, उज्बेकिस्तान की सीमा यहाँ से इधर रह जाती है। और इधर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान इसके साथ में लगता है। तो किसके साथ में? ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो इनके साथ क्या करती है? ये सीमा बनाती है और हमेशा ऑप्शन में आता है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के साथ में क्या है? ये सीमा नहीं बनाता है। कौन? कैस्पियन सागर। अब यहाँ से कौन से पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, कौन सी नदियाँ देखने मिलती हैं, कौन सी जनजातियाँ हैं देखने को मिलती हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और एक और ख़ास बात, यहाँ पर जो हमारी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच से एक 38वीं समानांतर रेखा गुजरती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच से क्या है? दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? 38वीं समानांतर रेखा। अब बात करें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के यहाँ से एक गुजरती है, वो है 17वीं समानांतर रेखा। जो वियतनाम है वहाँ से कौन सी गुजरती है? 17वीं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य से 38वीं समानांतर रेखा गुजरती है। तो ये तो सामान्य सा परिचय था। एशिया क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के मामले में भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 4444410 किलोमीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। आगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, दोनों ही एशिया के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी देखने को मिलता है। कहाँ? एशिया में। और विशेषकर बात करें जो जनसंख्या है वो मध्य एशिया के अंदर अधिक देखने को मिलती है। मध्य एशिया में क्या होता है? अधिक देखने को मिलती है क्या? जनसंख्या घनत्व। एशिया की जो नदियां हैं उनको हम सभ्यताओं का पालना कहते हैं। एशिया की नदियों को हम क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना। क्योंकि एशिया में जो
नदियां हैं उनके किनारे, जैसे दजला फरात, यूग्रोफेटस नदी के किनारे क्या हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के अंदर देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें जो हमारी कालीबंगा है और सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हड़प्पा संस्कृति का देखने को मिलती है सिंधु नदी के किनारे। तो ये जो एशिया की नदियां हैं उनको किस नाम से जानते हैं, सभ्यताओं का पालना, क्योंकि जो सभ्यताओं का अधिकतर विकास हुआ है वो एशिया की नदियों के किनारे हुआ है। यह सभी धर्मों की जन्मस्थली है। एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर सभी धर्मों की क्या कहते हैं, जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। एशिया किस भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का। इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य, यानी कि उगता हुआ सूर्य। किसका, एशिया। एशिया किस भाषा का शब्द है, तो एशिया है हिब्रू भाषा का शब्द, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उगता हुआ सूर्य। क्या होता है, उगता हुआ सूर्य, ठीक है, राइजिंग सन। ये हमारा एशिया महाद्वीप है। इसकी कुछ जल संधियां जो पूछ ली जाती हैं, कौन सी जल संधि कहां पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले पाक जल संधि। पाक जल संधि विशेषकर याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। पाक जल संधि को हम पाकिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श करवा देते हैं, जबकि पाक जल संधि हमें श्रीलंका और भारत के बीच देखने को मिलती है। इधर ये वाला क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। ये वाला क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारतीय श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यह दूसरे शब्दों में अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी, पाक जल संधि। अब बात करते हैं हम हमारी ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया और ये वाला क्षेत्र जावा। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है मलक्का जल संधि। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। बात करें इंडोनेशिया और जावा, इन दोनों को अलग करती है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि किसको अलग करती है, तो हमारे इंडोनेशिया और जावा को, ठीक है। ये सुमात्रा और जावा को अलग करती है। सुमात्रा और जावा को अलग करती है कौन, सुंडा जल संधि, ठीक है। और इसके बारे में मलक्का जो जल संधि है विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे बड़ी जल संधि, हमने पढ़ा था विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि तो डेविस जल संधि थी, और विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि, ठीक है। आगे यहाँ पे हमने पढ़ा था, हालांकि हमने इनको अच्छे से और पहले भी जल संधियों के अंदर अध्ययन कर लिया था। जब हमने हमारा भूमध्य सागर पढ़ा था तब इनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। फिर भी थोड़ा सा याद रखना कि जो हमारा ये अरब सागर है और ये फारस की खाड़ी है, इनके मध्य जो जल संधि है इसे हारमुज जल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हारमुज जल संधि। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम अमन। क्या बोलते हैं, यमन। और इसके मध्य कौन सी जल संधि है, बाब उल मंदेब जल संधि, जिसे आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है। बाब उल मंदेब जल संधि कहाँ पर है, तो ये अमन के पार्ट, और ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा अफ्रीका का पार्ट है, उससे अलग करती है। कौन सी, बाब उल मंदेब जल संधि। ये हमारी 4-5 जो जल संधियाँ थी जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था, ठीक है। तो ये तो क्या थी हमारी जल संधियाँ, किसकी, तो हमारे एशिया महाद्वीप की। आगे बात करते हैं हम पर्वत श्रेणियों की। किसकी, पर्वत श्रेणियों की। कौन कौन से पर्वत, हमने जो महत्वपूर्ण पर्वत बनते हैं उन्हीं को उठाया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना में। चाइना में यहाँ पे से ये हमारा पामीर का पठार है। कौन सा है, पामीर का पठार, जिसे हम पामीर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पामीर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है, इसको नाम दे देते हैं टियासैन पर्वत श्रृंखला। इसी के दक्षिणतम हिस्से से एक और पर्वत श्रृंखला गुजरती है, इसको नाम दे देते हैं कुनलुन पर्वत श्रेणी। ऊपर वाली को टियासैन श्रेणी, इसको कुनलुन पर्वत श्रेणी। यह हमारा भारत है, और भारत के मध्य से उत्तर वाला जो क्षेत्र है उससे एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है जो बलित पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट
एवरेस्ट नेपाल के अंदर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, 8848 मीटर। फिर सेकंड इसकी हाईएस्ट चोटी है वो है हमारी कौन सी, तो वो देखने को मिलती है हमें K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो वो कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाली ये पर्वत श्रृंखला गुजर रही है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से। ये म्यांमार के अंदर एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है, म्यांमार के मध्य में, इसको यानी म्यांमार के पश्चिम साइड में, म्यांमार के पश्चिम साइड में अराकान योमा, अराकान योमा हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल और चीन इन दोनों इनके मध्य गुजरती है। अराकान योमा म्यांमार के पश्चिम से गुजरती है। आगे बात करते हैं हम पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, एक तो सुलेमान और दूसरी है किरथर। कौन सी, सुलेमान और किरथर किसके अंदर देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर। हिमालय पर्वत श्रेणी तो ये नेपाल, भूटान और हमारे भारत और चीन के मध्य देखने को मिलती है। अराकान योमा की बात करते हैं तो पश्चिमी म्यांमार के अंदर देखने को मिलती है। टियासेन और जो हमारी कुनलुन पर्वत श्रेणी है वो चीन के अंदर देखने को मिलती है। इस वाले को क्या नाम दिया था, पामीर ग्रंथि, ठीक है। और जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है जिसके बारे में कहते हैं कि जो तुर्की आक्रमण हुए थे, इसी के अंदर एक खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा है। तो वहाँ से जो तुर्क थे वो अंदर आते थे, किससे, खैबर दर्रे से। तो खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके सीमा पर स्थित है। कौन सा, खैबर दर्रा। देख सकते हो ये वाला पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, इनके बीच एक सीमा बनाता है, इसको खैबर दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो हम आगे चलते हैं, तो इसके अंदर हमें कौन सा, खैबर दर्रा याद रखना। कहते हैं खैबर दर्रा से क्या हुआ, बाबर भारत आया था। खैबर दर्रा से क्या हुआ था, बाबर भारत आया था। या जो भी जितने विदेशी आक्रमण थे वो किस दर्रे से भारत आए थे, खैबर दर्रे से। बात करते हैं हम ईरान। तो ईरान में हमें 2 पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती हैं, एल्ब्रुज और जाग्रोस। कितनी, एल्ब्रुज और जाग्रोस। कहाँ पर, ईरान के अंदर। तुर्की में हमें देखने को मिलती है पोंटिक पर्वत श्रेणी, उत्तर में, दक्षिण में देखने को मिलती है टॉरस पर्वत श्रेणी। कौन सी, उत्तर में देखने को मिलती है पोंटिक पर्वत श्रेणी और दक्षिण में टॉरस पर्वत श्रेणी। यहाँ से एक नदी गुजरती है, यहाँ से 2 नदियाँ आती हैं, आपस में आके मिल जाती हैं। एक तो है दजला और दूसरी है फरात। कौन सी है, दजला और फरात। तो जो हमारे दजला फरात हैं जिनके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, ठीक है। तो वो कहाँ से आती हैं, पोंटिक पर्वत श्रेणी से और टॉरस पर्वत श्रेणी से ये दोनों नदियों का उद्गम होता है और ये आकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती हैं। वापिस टियासेन पर्वत श्रृंखला और कुनलुन पर्वत श्रेणी हमें चीन के अंदर देखने को मिलती है। हिमालय हमारे भारत, चीन, नेपाल, भूटान के अंदर देखने को मिलती है। अराकान योमा हमें म्यांमार के अंदर देखने को मिलती है। सुलेमान और किरथर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। एल्ब्रुज और जाग्रोस हमें ईरान के अंदर, और पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणी तुर्की के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये हमारा हिंदुकुश किसके अंदर देखने को मिलता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य देखने को मिलता है। कौन सा, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। आगे पठार, जो कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। तो सबसे अधिक पूछे जाने वाले पठार है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है। अनातोलिया का पठार किस देश के अंदर स्थित है, तो अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, तो अनातोलिया का पठार है हमारा तुर्की के अंदर। कहाँ है, तुर्की के अंदर। किसका पठार, अनातोलिया का पठार। ईरान का पठार ईरान के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। दक्कन का पठार हमारे जो भारत है उसका जो दक्षिणतम प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जो पठार स्थित है वो किस नाम से जाना जाता है, दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। या हमने देख ही ली थे पामीर का पठार, ठीक है। ये विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। जो पामीर का पठार है उसे हम विश्व की छत के रूप में जानते हैं कि विश्व की छत कौन सी है, तो पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। अनातोलिया का पठार तो कहाँ पर है, तुर्की में। ईरान का पठार ईरान के अंदर है। दक्कन का पठार भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। किसका पठार, दक्कन का
पठार। यहाँ पे हमें शान का पठार, जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार के अंदर देखने को मिलता है शान का पठार। किसका पठार? शान का पठार। शान का पठार म्यांमार में देखने को मिलता है। यह हमारा जो चीन और जो भारत का नेपाल है उसके मध्य एक और पठार देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं हम तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार, जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। पामीर पठार को तो क्या कहा? विश्व की छत। लेकिन सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। यहाँ पे है याकूत पठार, चाइना में ये एक देखने को मिलता है याकूत पठार। ठीक है, मंगोलिया ये वाला क्षेत्र है वो मंगोलिया के नाम से जाना जाता है, ये वाला रूस। ठीक है, तो इस वाले रूस में तो ये है कि अत्यधिक बर्फबारी होने की वजह से क्या है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो अधिकतर जो रशिया का पार्ट है उत्तरी वाला, वो हमेशा क्या रहता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है। वापस ईरान का पठार ईरान में है, दक्कन का पठार भारत के अंदर देखने को मिलता है, अनातोलिया का पठार तुर्की के अंदर देखने को मिलता है, पामीर का पठार जिसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये पाकिस्तान और ये हमारे जो तुर्कमेनिस्तान है उसकी सीमाओं के मध्य, कजाकिस्तान की सीमाओं के मध्य देखने को मिलता है। याकूत पठार चाइना में है, और ये हमारा तिब्बत का पठार जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। शान का पठार म्यांमार में देखने को मिलता है। आगे तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पठार। हालांकि पूरे पठार तो हमने नहीं लिए, पर जो महत्वपूर्ण है और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण झीलों को दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण झील है हमारी जो है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। भले से इसके पीछे सागर लगा हुआ है, लेकिन ये सागर नहीं है, ये एक झील है। क्या है? झील है। आगे बात करते हैं, तुर्की के अंदर एक झील है बोन झील। तुर्की के अंदर कौन सी झील है? तो बोन झील है। ठीक है, आगे बात करें हम तो यहाँ पे है क्या है? ये हमारा मृत सागर, यानी कि जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है मृत सागर। क्या? मृत सागर कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। यहाँ देखने को मिलता है हमें, यह हमारा उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर देखने को मिलता है हमें। कौन सा क्षेत्र? कौन सी झील? तो अरल झील देखने को मिलती है। और वहीं यहाँ पर है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान में बाल्किस झील देखने को मिलती है। और जो पाक अधिकृत चाइना का क्षेत्र, चाइना का जो इंडिया के अंदर क्षेत्र है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है पोंगचो झील। कौन सी? पोंगचो झील, जो कि हमारे इंडिया और जो चाइना है उसके बीच विवादित है। कौन सी? पोंगचो झील। तो करंट में भी डाटा बन जाता है पोंगचो झील किस किस के मध्य विवादित है? भारत और चीन के मध्य विवादित है। कौन सी? पोंगचो झील। कजाकिस्तान में कौन सी है? बाल्कस झील। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल झील। कौन सी झील? अरल झील। मृत सागर की बात करते हैं तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। बोन झील तुर्की के अंदर स्थित है। रूस में एक झील है बैकाल झील। रूस के अंदर कौन सी झील है? बैकाल झील है। वापिस कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बोन झील तुर्की के अंदर है और यह भी सबसे अधिक खारी झील है। 330 इसकी क्या है? पर 1000 ग्राम लवणता है। मृत सागर जॉर्डन इजराइल की सीमा पर स्थित है। अरल झील कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। कजाकिस्तान में एक और झील देखने को मिलती है बाल्कस झील, पोंग झील, जो हमारा भारत और क्या है? चाइना के मध्य विवादित है। यहाँ पे हमें हमारे भारत में भी देखने को मिल जाती है किसकी? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। अब बात करें हम कंबोडिया, तो कंबोडिया में एक झील देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं टेंसले सैप झील। किस नाम से जाना जाता है? कंबोडिया में टेंसले सैप झील। पूछ ले टेंसले सैप झील कहाँ पर है? तो कंबोडिया में। इंडोनेशिया में एक झील है टोबा झील। इंडोनेशिया में एक झील है, इसका नाम क्या है? टोबा झील। टेंसले झील कंबोडिया में है। पोंगचो झील भारत और चाइना के मध्य विवादित है। बाल्कस झील कजाकिस्तान में। अरल झील उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य है। बैकाल झील रूस में है।
बोन झील तुर्की के अंदर है, मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? जॉर्डन। आगे चलते हैं हम। ये झीलों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो इंस्टीट्यूशन पुटअप कर लिए जाते हैं उनके बारे में है। बैकाल झील रूस के अंदर स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ पर है? रूस के अंदर। आगे मृत सागर डेड सी। मृत सागर डेड सी जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है। जैसे ये हमारा समुद्र का तल है तो ये झील है क्या है? समुद्र तल से भी नीचे है। ठीक है, ये तो इसका समुद्र तल आ गया लेकिन ये इससे भी नीचे है। कौन सी? तो मृत सागर। यहाँ पर अत्यधिक लवणता होने के कारण जो डेड बॉडीज हैं या जो शरीर है वो ऊपर तैरने लग जाता है क्योंकि डेंसिटी अधिक है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? मृत सागर। वर्ल्ड की सेकंड सर्वाधिक खारे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक खारे पानी की झील है, कौन सी है? वो हमारी मृत सागर। बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। बैकाल झील क्या है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। सॉरी, ये बैकाल नहीं होगा, बोन झील होगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं हम। मरुस्थल। किसको? मरुस्थल को देख लिया। बैकाल झील रूस के अंदर स्थित है। बोन झील विश्व की सबसे खारी पानी की झील है और जो हमारा मृत सागर था डेड सी वो समुद्र तल से सबसे नीचे झील है। अब कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मरुस्थलों में। तो मरुस्थलों में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हमारे चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित मरुस्थल है, इसको बोलते हैं गोबी का मरुस्थल। यानी कि जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, कौन सा? गोबी का मरुस्थल। यह विश्व का सबसे अधिक ठंडा मरुस्थल है या विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है गोबी मरुस्थल। किसकी सीमा पर? चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। भाई चीन में एक और मरुस्थल देखने को मिलता है, तकला मकान। कौन सा? तकला मकान। कहाँ पर है? चीन के अंदर। कौन सा? तकला मकान। याद रख सकते हैं, चीनियों के क्या है? टकले हैं। ठीक है, तो तकला मकान चीन के अंदर है। जो भारत और पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान के मध्य थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है या सर्वाधिक वनस्पति कहीं देखने को मिलती है किसी मरुस्थल में, तो थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। बात करते हैं ईरान में। तो ईरान में दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं, दस्ते तुल और दस्ते कबीर। ईरान में दो है, दस्ते तुल और दस्ते कबीर। ईरान के अंदर कितने मरुस्थल हैं? दो, दस्ते तुल और दस्ते कबीर। कहाँ पर? ईरान में। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में। मंगोलिया सॉरी गोबी का मरुस्थल मंगोलिया चीन में। और यहाँ पर है किर्गिस्तान में किजिलकम। कौन सा है? किजिलकम। तुर्कमेनिस्तान में एक और मरुस्थल है, इसको बोलते हैं हम काराकोरम मरुस्थल। क्या बोलते हैं? काराकोरम मरुस्थल। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। अब बात करते हैं सऊदी अरबिया की। सऊदी अरब में कौन कौन से? तो दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं, अल-नाफूत और रवल खली। यहाँ पर कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं? तो अल-नाफूत, रवल खली। कहाँ पर? सऊदी अरब में। वापिस काराकोरम हमें कहाँ देखने को मिलता है? तुर्कमेनिस्तान में। सऊदी अरब में अल-नाफूत और रवल खली मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ईरान के अंदर दस्ते तुल और दस्ते कबीर देखने को मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य थार का मरुस्थल। तकला मकान चीन में, मंगोलिया और चीन में है हमारा गोबी का मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। किजिलकम किर्गिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल थे। ठीक है, सबसे अधिक पूछे जाने हैं ये ईरान के दस्ते तुल और दस्ते कबीर और सऊदी अरब के अल-नाफूत, रवल खली। ठीक है, गोबी का चीन मंगोलिया, तकला मकान चाइना। ठीक है, और किजिलकम किर्गिस्तान, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, हालांकि नदियाँ बहुत सारी हैं इसके अंदर, पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उन्हीं को हमने लिया है। ठीक है, आप देखिए एक बार इसे ध्यान से। तो यहाँ पे
एशिया की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताएगा। जैसे सबसे पहले हम चाइना की नदियों की बात कर ले, जिनसे सबसे अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी नदी है? यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग नदी कौन सी नदी है? यांगटीसी क्यांग नदी है। कहाँ पर बहती है? तो ये चाइना में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी? यांगटीसी क्यांग। भाई एक और नदी देखने को मिलती है, हवांगो नदी। कौन सी नदी? हवांगो नदी, या इसे पीली नदी के नाम से जानते हैं। पीली नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो पठार है उससे गुजरती है। तो पठार में से ये मिट्टी उठा लाती है अपने साथ में, मिट्टी अपने साथ उठा लाती है, तो इससे इसका रंग क्या हो जाता है? पीली मिट्टी साथ में लाती है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? पीला रंग। पीला रंग अधिक होने के कारण इसको नाम भी क्या दे दिया? पीली नदी। किसको? हवांगो नदी को। हम बात करते हैं आगे, तो यह है साल्विन नदी। ठीक है, यहाँ से हमारी म्यांमार के मध्य से एक और नदी गुजरती है, इसको इरावती नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कौन सी है? साल्विन नदी, जो कि हमारे जो मलेशिया थाईलैंड से होकर के गुजरती है। कौन सी? साल्विन नदी। यहाँ पर एक नदी देखने को मिलती है, इसे हम यहाँ से एक और ब्रह्मपुत्र आती है, ये बांग्लादेश से होते हुए, इसका नाम यहाँ पे हमारे भारत में गंगा देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह नदी जो पामीर के पठार से निकलते हुए पाकिस्तान, मध्य पाकिस्तान से गुजरती हुई सिंधु नदी गुजरती है। इसमें रावी, झेलम, सतलज, ब्यास आदि नदियाँ मिल जाती हैं। तो इसी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे। यह हमने पहले ही बात कर ली थी कि यहाँ से दजला और फरात नदियों का स्तंभ होता है। यहाँ पर कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। क्या हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। किसके? दजला और फरात के मध्य थे। यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछता है तो कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। कहाँ पर बहती है? तो चीन के अंदर। ठीक है, चीन के अंदर बहती है। हवांगो नदी, जिसको हम पीली नदी के नाम से जानते हैं, चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि ये चीन में सर्वाधिक तबाही या सर्वाधिक विनाश करती है। इस वजह से इसको क्या कह देते हैं? चीन का शोक। किसको? हवांगो या पीली नदी को। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो हवांगो और पीली नदी है वो क्या है? चावल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चीनी सभ्यता का विकास। चीनी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? हवांगो या पीली नदी के किनारे पर। हवांगो या पीली नदी के किनारे पर चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। ये सर्वाधिक तबाही कर दी है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? चीन का शोक। चावल की खेती हेतु प्रसिद्ध है। चीनी सभ्यता का विकास हुआ किसके नदी के किनारे? हवांगो या पीली नदी के किनारे। साल्विन नदी जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? साल्विन नदी। इरावती म्यांमार की जीवन रेखा। इरावती साल्विन की पूछा जाता है तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी। इरावती म्यांमार की जीवन रेखा। यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। हवांगो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, ये सर्वाधिक विनाश करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चीन का शोक। ये दजला फरात इराक की महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? दजला और फरात। यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। यह टॉरस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं दजला और फरात। कौन सी? दजला और फरात। इनके किनारे एक महत्वपूर्ण शहर मिलता है, अल बसरा। कौन सा? अल बसरा। किसके किनारे? दजला और फरात के किनारे। आगे कुछ जनजातियां जो महत्वपूर्ण हैं, कहाँ पर कौन सी हैं? तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर, याद रखना, तुर्कमेनिस्तान में एक जनजाति पाई जाती है तो उसको नाम दिया था तुर्क। तुर्कमेनिस्तान में तुर्क, तुर्कमेनिस्तान में तुर्क। ठीक है, ईरान और तुर्की की सीमा पर देखने को मिलती है। इसको क्या नाम दिया था? कुर्द। क्या नाम दिया था? कुर्द। कहाँ देखने को मिलती है?
तो ये देखने को मिलती है हमें ईरान और तुर्की के मध्य। कौन सी? कुर्द। तुर्क कहाँ पर थे? तुर्कमेनिस्तान में, और कुर्द तुर्की और ईरान के मध्य। अफगानिस्तान में एक जनजाति देखने को मिलती है, उसका नाम है पख्तून जनजाति। पख्तून जनजाति कहाँ पर? अफगानिस्तान में। यहाँ पर नेपाल में जनजातियाँ देखने को मिलती है, एक तो शेरपा और दूसरी भोरात। शेरपा यानी पर्वतारोही और भोरात कृषक, जो कृषि का कार्य करती है, वो कौन सी है? भोरात। म्यांमार में एक जनजाति देखने को, बांग्लादेश में जनजाति देखने को मिलती है चकमा। कौन सी? चकमा। और म्यांमार में देखने को मिलती है रोहिंग्यांग, जिनका हमारे भारत के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। रोहिंग्यांग जनजाति कहाँ की है? तो म्यांमार की। चकमा बांग्लादेश में देना है, चकमा बांग्लादेश को देना है, और रोहिंग्यांग म्यांमार के हैं। नेपाल में शेरपा पर्वतारोही है, और जो हमारे भोरात हैं वो कृषक हैं। अफगानिस्तान में पख्तून जनजाति देखने को मिलती है। तुर्की और ईरान के मध्य कुर्द देखने को मिलता है। तुर्कमेनिस्तान में तुर्क जनजाति देखने को मिलती है। और कजाकिस्तान के अंदर हमें कजाक जनजाति देखने को मिलती है। कजाकिस्तान में कौन सी देखने को मिलती है? कजाक जनजाति देखने को मिलती है। रूस के अंदर याकूत जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। और मंगोलिया के अंदर मंगोल जनजाति, ठीक है। मंगोलिया में मंगोल जनजाति, रूस में याकूत जनजाति देखने को मिलती है। हमारे कजाकिस्तान में कजाक जनजाति, तुर्कमेनिस्तान में तुर्क जनजाति, तुर्की और ईरान के मध्य कुर्द जनजाति, अफगानिस्तान में पख्तून जनजाति, बांग्लादेश में चकमा जनजाति, और म्यांमार में रोहिंग्यांग जनजाति देखने को मिलती है। तो ये कुछ क्या थी? कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ। आगे कुछ नाम दिए हैं, जैसे नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। नदियों का देश बांग्लादेश को। नहरों का देश तो कौन सा है? पाकिस्तान। नहरों का देश पाकिस्तान है, और नदियों का देश बांग्लादेश है। और पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। तो ये तो था हमारा एशिया महाद्वीप। हालांकि हम एशिया महाद्वीप की उन सभी महत्वपूर्ण नदियों को नहीं पढ़ पाए हैं। उन महत्वपूर्ण पठारों को जो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं को अंदर लेके आए हैं। बाद में कि एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है। इसको जब हमारे भारत को पढ़ने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है, तो एशिया महाद्वीप में तो कई देश हैं, इनको पढ़ने में बहुत अधिक समय लग जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इसकी फिर से एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आएँ या फिर क्लासें लेके आएँ, जिसके अंदर पर्वत अलग कर देंगे, विश्व में कौन कौन से पर्वत देखने को मिलते हैं, जिससे हमें सहूलियत हो जाए। प्रमुख पठारों को, प्रमुख मरुस्थलों को एक एक क्लास के माध्यम से रख लेंगे, जिससे हमें और आसानी से याद हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कौन सा? एशिया महाद्वीप, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेशों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, किस क्षेत्र में कौन सा औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। तो इसके बाद में हमारा एक और महाद्वीप बचता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।